रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा कर रहे हैं विशेष सीरीज नोएडा 2021। इस सीरीज में हम उन लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनते देखा है। नोएडा 45 वर्ष का हो गया है और इस दौरान कैसे बदलाव हुए, नोएडा में जो लोग आए शुरू में उन्होंने नोएडा कैसा देखा, कैसे बदलता रहा शहर और अब कहाँ किस मुकाम पर पहुंचा है, हम ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने उद्योगपति राकेश अग्निहोत्री जी, जिन्होंने नोएडा से अपनी शुरुआत की। कैसे शुरुआत की वो बताएंगे। राकेश अग्निहोत्री जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। बताइए, नोएडा को आपने पहली बार कब सुना था और कैसे आपने नोएडा को अपनाया, हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ऐसा है कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद 1974 में जी मुझे नौकरी मिली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में और मैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पे पोस्टेड था। अच्छा। 75 से मैंने वहां पे 74 से 75 एक साल की ट्रेनिंग थी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जी। और उसके बाद 75 से मैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन पे बतौर मैकेनिकल मेंटेनेंस न्यूक्लियर साइट पे मेंटेनेंस इंजीनियर पे मेरी नियुक्ति हुई जी जी एज अ क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। जी जी 1976 में जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के अंदर नोएडा बना जी। तो मेरे बड़े ब्रदर ने 77 में इधर शेड के लिए अप्लाई करा। अच्छा। तो मेरे फादर और मेरे ब्रदर जो हैं वो प्रिंटिंग मशीनरी में इंपोर्ट और ट्रेडिंग का काम करते थे जी जी। और एक बहुत छोटी सी वर्कशॉप बेसमेंट में ही झंडे वाला में लगा रखी थी जहाँ छोटा मोटा सामान प्रिंटिंग इंडस्ट्री के रिलेटेड बनाया करते। तो 77 में ये अप्लाई करा, 77-78 में अलॉटमेंट हो गई। तो मुझे याद है कि मैं 78 में दिवाली पे घर आया था जी छुट्टी लेकर के। तो मैं नोएडा आया, मैंने शेड अपना देखा सेक्टर 7 में। तो उस समय बंद था, फिर हमने उसी छुट्टी के दौरान फायदा उठा करके यहाँ पर मेरे होने का हमने यहाँ पे बिजली की वायरिंग वगैरह अपनी कराई और दिसंबर 78-79 तक हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और बिजली का कनेक्शन ले लिया जी। फिर मैं वापस नोएडा उधर गया तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन और मार्च अप्रैल में मेरा बॉन्ड खत्म हो रहा था 5 साल का। तो मैंने फिर वहां पे बॉन्ड अपना रिजाइन कर दिया और मैं वापस 79 मार्च अप्रैल में यहाँ पर वापस आ गया जी। और तब से मैंने फिर यहाँ पे फैक्ट्री संभाल ली। हमने यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन्स के रिलेटेड ही और इक्विपमेंट बनाना शुरू करा जी। और फिर 79 के एंड तक हमने यूपीएफसी में लोन अप्लाई करा, लोन सैंक्शन हुआ। तो ये इस तरह से शुरुआत हुई। अच्छा। तो 79 में 78-79 में ये बांध रोड जो थी, बंद रोड होती थी, अक्षरधाम मोड़ जो आजकल कहलाता है, वहां से शुरू होकर के और एक बिल्कुल पतली सी सड़क थी ये। और बारिशों के दिन में भारी वाहन जाने से ये धंस भी जाती थी तो बंद हो जाती थी। तो हम लोग आते थे चिल्ला रेगुलेटर तक, फिर वहां से एक फिर थोड़ी पतली कच्ची सी सड़क सेक्टर अशोक नगर के साइड से होकर के ये हमको सेक्टर 7 में निकाल के और फिर 6 में नोएडा अथॉरिटी का दफ्तर था। और आपको शायद पता नहीं, किसी ने बताया अभी तक की नहीं कि नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग तैयार हो गई थी। ऑफिस अभी दिल्ली से ही वो कर रहा था फंक्शन नरेंद्र प्लेस से। पर ये बिल्डिंग जो तैयार हुई थी यहाँ पर त्रिशूल फिल्म की शूटिंग हुई थी। अच्छा। हाँ, जो संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन की वो थी फिल्म, इसकी शूटिंग हुई है इसी बिल्डिंग में। यहाँ पे उस समय नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस नहीं चल रहा था जी। तो फिर तो सेक्टर 7 में मेरा शेड था, हमने शुरू करा। तो ऐसे ही करते करते एक दिन बाय चांस थोड़ा सा इधर से निकलते हुए तो मेरे पुराने कॉलेज के साथी और मैंने पाया कि वो सरदार शरणजीत सिंह उनकी फैक्ट्री सेक्टर 6 में थी। तो हम लोग पुराने कॉलेज के एक ही बैच के साथी थे, वो बाद में चंडीगढ़ चले गए थे, फिर हम लोग साथ में जी। तो ये उन दिनों की वक्त है कि हुआ जो मैंने जो शायद आपको त्रिपाठी जी ने और जो शुरू के यहाँ पे ऑफिसर्स थे उन्होंने बताया होगा जी कि ये एरिया जो था नारायण दत्त तिवारी जी ने सजेस्ट करा था संजय गांधी को कि दिल्ली से नॉन कंफॉर्मिंग एरिया से इंडस्ट्री हटा करके यहाँ पे लाने के लिए जी 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 जी। तो उस चक्कर में ये यहाँ पर ये बसा था। तो हम लोग आ गए इधर उस यहाँ पर हुआ क्या
कि जैसे इमरजेंसी खत्म हुई, जनता सरकार आई, एक बस चलती थी, सिकंदर मस्त थे मिनिस्टर, उन्होंने वो बस भी विड्रॉ कर ली। अच्छा। तो कठिनाइयां थी। पर एक बात जरूर है कि हमारे जैसे कुछ लोग 78, 79, 80 तक जी, मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि कम से कम 700-800 छोटे उद्योग यहाँ आए। अच्छा। और ज्यादातर लोग जो थे क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे, जिन्होंने यूनिट शुरू में लगाए मैक्सिमम, और वो अपनी नौकरियां छोड़ करके पर इतनी कठिनाइयां हुई क्योंकि कुछ था नहीं, एडॉक बेसिस पे ये प्लानिंग कोई यहाँ पर थी नहीं, क्योंकि सरकार चली गई तो सबका मन भी हट गया। बस एक था कि यूपी सरकार में नारायण दत्त तिवारी जी थे, तो जो कर पाते वो कर रहे, और यहाँ के अफसरों ने जो कोशिश करी उस समय वो करते रहे। ज्यादा उस समय अफसरों का भी जो ध्यान था वो ज्यादातर होता था बिटवीन अपनी सरकार से ही चीजें यहाँ के लिए मांगना, केंद्रीय सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल उसमें ही कठिनाई थी। एक आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ जी जी। 1976 में जब ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के अंदर नोएडा बना, तो ये तहसील दादरी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होती थी जी, और गाजियाबाद भी डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, गाजियाबाद मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। तो जब अनाउंस करा था तो जितने ब्रोशर्स और वो थे पैम्फलेट्स, उसपे सब पे ये था कि नोएडा में कैपिटल मतलब बैकवर्ड एरिया के बेनिफिट्स मिलेंगे, इसमें कैपिटल सब्सिडी थी, रिबेट इन इनकम टैक्स थी। अब हुआ क्या कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ और तहसील दादरी जो बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट थी वो गाजियाबाद में आ गई, और गाजियाबाद बैकवर्ड एरिया नहीं था। अच्छा। अब विडंबना देखिए कि 76 में जब अनाउंसमेंट हुआ तो नोएडा जो था बैकवर्ड एरिया था, पर ये 76, 77 में ही गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट बन गई। हाँ, नवंबर 1976 में। बिल्कुल। अब जी यहाँ से सारे जो बेनिफिट्स थे बैकवर्ड एरिया के वो विड्रॉ हो गए। ओहो, अच्छा। अब हम लोग तो जाए थे इंडस्ट्री लगा के कि हमको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी, उसके नाम पे कुछ नहीं। तो हम लोगों ने सरकार से लड़ाई लड़ी इस बात की। अच्छा। और बहुत लंबा संघर्ष चला ये, और ये संघर्ष जाकर के मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो 81 में मुझे जो याद पड़ता है वो तब आया। हमने कहा इस तरह से तो आप एक काम करिए, पूरे कंट्री का आप लोग हर जो बैकवर्ड एरिया उनको फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट के साथ मिला करके सारी बैकवर्डनेस दूर कर दीजिए पूरे कंट्री की, कोई रहेगा ही नहीं पार्ट बैकवर्ड। अगर इसी तरह से सिर्फ पेपर के ऊपर आप ट्रांसफर करके बैकवर्डनेस हटा सकते हैं तो अब सरकार को कुछ बात समझ में आई। अच्छा, कुछ थोड़ा हमारा अच्छा वो ये था कि उस समय तक यहाँ पर जो चेयरमैन आ गए थे वो थे मिस्टर नरेंद्र सिंह चौधरी, बहुत ही फाइन ऑफिसर थे, पर जैसा होता है सरकारी अफसर को थोड़ा सा वो करने में, मोटिवेट करने में, काम करने के लिए थोड़ा दम लगाना पड़ता है। जी जी जी। तो वो हम लोगों को करना पड़ा। उनके साथ शुरू में तो दिक्कत हुई, पर जब बाद में उनको हमारी प्रॉब्लम्स एक्चुअली रियलाइज हुई तो उन्होंने हमारा बहुत वो करा, और उस समय उद्योग बंधु वीपी सिंह बन गए थे चीफ मिनिस्टर तक, और उद्योग बंधु होती थी लखनऊ में। अच्छा। तो शर्मा जी मैं आपको बताऊं कि हम लोग 2-2 बसें लेकर के यहाँ से भर के उद्यमी लोग लखनऊ गए हैं। अच्छा। और उद्योग बंधु में जाकर के हम लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी, और चौधरी साहब का ये कंट्रीब्यूशन था कि वो वीपी सिंह जी के कान में कहते थे कि ये नोएडा से आए हैं, बहुत दूर से, पहले इनकी बात सुनिए। तो इस तरह से करके तो इसका मसला जो बैकवर्ड एरिया का सॉल्व हुआ, वो ये हुआ। अब ऑर्डर क्या आया कि जो तहसील दादरी है जो पुरानी बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट की है, परंतु अब जो है वो उसमें आ गई है, क्या कहते हैं, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये तहसील बैकवर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ऑर्डर पास हुआ। अब आप देखिए मजे की बात कि 76 में बैकवर्ड थी, 81 में फिर बैकवर्ड हो गई, बीच में नहीं थी। इसको ठीक कराने के लिए फिर हमको कम से कम साल भर लगा, तब जाकर के ऑर्डर पास हुआ कि वो बैक डेट से बैकवर्ड है, तब हमको जाकर के यहाँ कैपिटल सब्सिडी और ये चीजें मिली। बड़ा संघर्ष करना पड़ा इसको कराने के लिए। जी 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 जी। तो ऐसे ऐसे चीज, अब आपको बताऊं, एक MBBS डॉक्टर नहीं था यहाँ, एक भी जी,
अब उद्योग लग रहे हैं और है भाई, एक्सीडेंट होने के सब चांस होते ही हैं। जी जी। कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं। तो आपको बताता हूँ कि पहले एमबीबीएस डॉक्टर को यहाँ सरदार शरणजीत सिंह लेकर आए थे। अच्छा। पता नहीं आपकी उनसे बात हुई और उन्होंने आपको बताया कि नहीं? हाँ नहीं, वो बात तो नहीं बताई, बात तो उनसे हुई है, लेकिन ये बात नहीं बताई जो आप बता रहे हैं। तो ऐसा था कि उनका शीशे का उद्योग था, तो वो शीशा खरीदने जाते थे सरायकेला बिहार ना। शीशे की फैक्ट्री में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने किसी तरह कन्विंस करा, एक डॉक्टर थे डॉक्टर विसारिया, हाँ हाँ। उनको वो यहाँ लेकर के आए। उन्होंने सेक्टर 15 में एक MIG फ्लैट था, उसमें अपना क्लिनिक खोला। और यहाँ तक कि उनकी एक्सरे मशीन की जो उसकी श्योरिटी थी बैंक में, वो भी सरदार जी ने दी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। जाकर के यहाँ एक MBBS डॉक्टर आए। अच्छा, फिर NS चौधरी साहब से हमारा वो चलता था कि अब किसी का हो गया एक एम्बुलेंस नहीं, तो जैसे तैसे करके नोएडा अथॉरिटी की एक मेटाडोर वैन थी, उसको हम लोगों ने एम्बुलेंस में कन्वर्ट करवाया। अब एक बार एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि जी वो वैन जो है, मेटाडोर वैन, किसी अफसर की सब्जी खरीदने गई। तो ऐसे फिर उसके ऊपर वो हुआ, तब जाकर के एक बड़ा वो पास हुआ। हम लोगों ने कहा कि सर आप अगली बार डेड बॉडी लाके आपके ऑफिस में ही रख दीजिए। तो तब जाकर के फिर ये मतलब हुआ कि एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस वहां पर मिली। तो इस तरह के किस्से बहुत थे। तो शुरू में बहुत संघर्ष करा, बहुत ज्यादा, हर छोटी छोटी चीज के लिए। अब देखिए, मैंने आप त्रिपाठी जी का वो देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ हमने बैरियर नहीं लगने दिया सेल्स टैक्स का। एक्चुअल फैक्ट ये है कि बैरियर लगा। अच्छा। बैरियर लगा और जैसे ही हमको खबर मिली, हम लोग सब इकट्ठे होके वहां पहुंचे। ये सेक्टर 14A के सामने जहां एंट्रेंस है नोएडा की, वहां पे बैरियर लगा था। वहां पे मतलब ये हाल था कि एक आदमी साइकिल पे तार बिजली की लेकर आ रहा था फैक्ट्री के लिए, उसको भी उन्होंने पकड़ लिया बिक्रीकर वालों ने। अच्छा। क्योंकि यहाँ फॉर्म होता था 31, जिसकी वैल्यू जो 50 रुपए की वैल्यू से ऊपर का कोई भी सामान आप लाएंगे तो वो उसके लिए फॉर्म जरूरी है साथ में। अब आप देखिए कि उद्योग के अंदर 50 रुपए का सामान, उसके लिए फॉर्म, वो फॉर्म भी गाजियाबाद से बिक्री कर विभाग से इशू होगा, डिपॉजिट भी वहीं होगा वो, और 24 घंटे के अंदर डिपॉजिट करना होगा उसको। तो एक आदमी तो वहीं रहेगा फिर परमानेंट। मतलब आप सोचिए कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने यहाँ काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 700-800 उद्योग लगे, जिसमें से 350-400 उद्योग सब बर्बाद करके चले गए। परंतु जो संघर्ष, जिनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, अब हम आए, नौकरी छोड़ करके आ गए, सब लोग आ गए, अब लड़ना, कुछ भी करना है, अपने आप को सफल तो बनाना ही है। जी 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 जी। तो वो हालत थी करते हुए। खैर, इस तरह से वक्त पास हुआ, धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम, वो 50 रुपए की वैल्यू पे फॉर्म चलता रहा। आपको बताऊं, वो फॉर्म जाकर के 50 रुपए से 5000 रुपए कब हुआ है, आप हैरान होंगे सुन के। ये सरकार की संवेदनशीलता होती है, उसका अभाव होता है। ये जाकर के हुआ है जब फिल्म सिटी आई है। अच्छा। और फिल्म सिटी के वो उस समय वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, गुलशन कुमार जी और जो उस समय चेयरमैन थे योगेश चंद्रा जी, बॉम्बे में, मुंबई के अंदर इसको प्रमोट करने गए थे। इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को लिए। और गुलशन कुमार जी ने पूरा वो करा था इसको कोऑर्डिनेट, और वहां पे यश चोपड़ा, सब बड़े बड़े नाम। और ताजमहल होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाय चांस हुआ क्या कि फ्लाइट के ऊपर हमारी प्रिंटिंग मशीनरी की एग्जीबिशन हो रही थी बॉम्बे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर, हम वो अटेंड करने जा रहे थे, तो फ्लाइट पे हमको योगेश चंद्रा जी और गुलशन कुमार जी मिल गए। तो उन्होंने मेरे को कहा, मैं उस समय बाय दैट टाइम मैं अध्यक्ष हो चुका था नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन। तो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाना यहाँ पर, तो थोड़ा वो हो जाएगा कि भाई कोई क्वेश्चन होंगे तो आप आंसर कर दोगे। तो मैं अगले दिन वहां पे ताजमहल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या जो पूरी मीटिंग थी विद फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं भी वहां पर प्रेजेंट था। तो किसी एक ने सवाल पूछा कि जी सुना है वहां पर तो सामान अमान ले जाने की बड़ी दिक्कत है, कोई फॉर्म लगता है जिसकी वैल्यू 50 रुपए है। तो मुझे योगेश चंद्रा जी ने कहा कि हमारे नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर मल्होत्री यहाँ पर हैं, वो आपको इस बात का जवाब देंगे।
तो मैंने मौके का फायदा उठा के मैंने कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये काफी परेशानी की वजह है, पर हम लोगों ने सरकार से अनुरोध करा हुआ है और मुझे पक्का वो है कि मुख्यमंत्री जी इस बात का जल्दी ये समाधान करें। इसका फायदा उठा करके फिर उसकी वैल्यू जो है 5,000 रुपए बढ़ा दी गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। मतलब वो करा करते थे चीजें जिससे कि हमारा काम किसी तरह हो। बिल्कुल। तो मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि आपको क्या बताएं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो मतलब इसमें से आपको और बताता हूँ आपको जी कि अब यहाँ पर एक भी कोई खाने पीने की जगह ढंग की नहीं। तो एक बार योगेश चंद्रा जी के साथ शनिवार, उन दिनों शनिवार छुट्टी नहीं होती थी, 5-6 डे वर्किंग वीक होता था। तो हम लोग लंच टाइम हो गया, मीटिंग हो रही थी, लगता है वो कहने लगे यार आपको तो मैं कुछ खाने पीने के लिए भी ऑफर नहीं कर सकता हूँ, तो क्यों यहाँ कुछ है ही नहीं, कहाँ से मंगाए। तो हमने कहा जी इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो प्लानिंग वालों की गलती है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसमें नोएडा अथॉरिटी की गलती है। तो उन्होंने कहा कि निर्मला को बुला ले यहाँ। हमने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप मानेंगे कि योगेश चंद्रा जी के साथ में पड़े हुए थे दीपक और ललित निर्मला जो ओनर्स हैं। अच्छा। के। तो उन्होंने उसी समय बात करी और ये कहा कि आप मंडे को आओ मेरे ऑफिस, और हमको भी उस समय बुलाया। तो मंडे को आए वो, और आपको बताऊं कि जहां निर्मला's होटल है सेक्टर 2 में, जी जी, ये यहाँ पर एक छोटा सा सेक्टर ऑफिस था 2 का, जिसमें कि स्टेट बैंक चलता था। हाँ। स्टेट बैंक की बिल्डिंग बन गई सेक्टर 2 में ही पीछे, तो वो वहां शिफ्ट करे तो ये खाली हो गई थी जगह। तो यहाँ से निर्मला होटल की शुरुआत हुई। वाह। उस सेक्टर, उसमें पार्क के अंदर उनको परमिशन दे दी कि आप ओपन एयर में भी वहां पे बैठने बैठने का इंतजाम कर लो। तो वहां से ये निर्मला होटल चालू, तो जिसका बाद में फिर ये पूरी बिल्डिंग वगैरह बनी। तो इस तरह से पहली खाने पीने की जगह ढंग की कोई आई यहाँ पर, जहाँ पे कोई, अब हमारे विजिटर्स आते थे फैक्ट्रियों में, अब कहाँ उनको लंच टाइम हो गया, कहाँ क्या खिलाएं क्या करें, मतलब ऐसी दुविधा थी। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें बहुत हुई। हाँ, लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप शुरुआती दौर के हैं, ये एनईए का गठन कैसे हुआ? हाँ, एनईए का गठन का मैं आपको बताता हूँ कि एनईए का गठन हुआ सबसे पहले सेक्टर 2 में एक सरदार नरेंद्र सिंह थे जी, और इंडो बर्मा थ्रेड के नाम से ऐसे फैक्ट्री थी, और अशोक अग्रवाल जी थे, और कुछ लोगों ने मिल करके एक ये एनईए संस्था बनाई। अच्छा। एनईए का गठन हो गया, पर इसको बाद में फिर टेक ओवर कर लिया। जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर सीएम बरगोत्रा और कर्नल बीएस आनंद। अच्छा। तो ये 79-80 की बात है। अब ये लोग इस पे आ गए, पर कर कुछ नहीं रहे थे। तो हम लोग काफी परेशान थे, तो अशोक अग्रवाल जी और हम लोग सब करके, तो अशोक अग्रवाल जी ने कहा भैया इनसे वापस लेनी पड़ेगी एसोसिएशन, ये करते कुछ नहीं है, ये एसोसिएशन हैंडओवर करने को तैयार नहीं, मीटिंग नहीं। तो खैर हम लोगों ने मिलकर के इसमें शरणजीत सिंह, मैं, अशोक अग्रवाल, हम लोग सब और काफी सारे लोग मिल करके हम लोगों ने इनसे इनके दबाव डाल के इनसे सबसे कागज लिए और फिर इलेक्शन कराए पूरा वो बुला करके, जिसमें सरदार शरणजीत सिंह प्रेसिडेंट बने, मैं जनरल सेक्रेटरी बना, और इस तरह से करिए बात है 81-82 के करीब। उसके बाद फिर सरदार जी 2 साल रहे प्रेसिडेंट, उसका मैं 2 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर वाइस प्रेसिडेंट हुआ, फिर मैं 2 साल प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद अनूप भंडारी मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी आए, तो फिर वो बाद में प्रेसिडेंट बने, फिर एक सुनील मदोक थे। तो इस तरह से करके नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने, और हमको छोटी सी ऑफिस की जगह दे दी थी सेक्टर ऑफिस 6 में नोएडा अथॉरिटी से। जी। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। बस एक आखिरी सवाल अब ये है कि अब इतना लंबा सफर हो गया, 45 साल का नोएडा हो गया है, तो नोएडा में आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज और हो जाए जो हमारे मन के मुताबिक हो, तो नोएडा को 4 चांद लग जाए? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज और होनी चाहिए जो नोएडा में वो सुखपूर्वक सब अपने रह सकें। देखिए जी, सबसे बड़ी जो कमी मैं समझता हूँ, एक तो ये हुई है कि आप बता रहे 45 साल हो गए जी, 45 साल के अंदर हमारे कम से कम 30 के लगभग 30
जी, चेयरमैन और सीईओ आ चुके हैं। अब आप ये सोचिए किसी भी क्षेत्र का विकास तरीके से कैसे हो सकता है जी, जब एक एक 1.5 साल में बदलते रहे। आप देखिए, एक उदाहरण है आपके सामने मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो। उसके श्रीधरन सालों साल चेयरमैन इसके रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, जो भी उनकी पोस्ट थी। उसके बाद अभी दूसरे हैं मंगू सिंह जी, अब जो रिटायर होने वाले। इतने सालों में टोटल 2। बिल्कुल। तो किसी भी चीज का, किसी भी संस्था का कुछ जो है अच्छा वो तभी हो सकता है जब ऊपर कोई स्थिरता हो, कंटिन्यूटी। नोएडा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी नहीं। पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और भी कितनी चीजें हैं जिसके उसके ऊपर ये सारे डिसीजन फटाफट, मतलब एक साल में 4 सीईओ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये भी देखा है हमने। तो क्या होगा? बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए, आज तक नोएडा अथॉरिटी अपना दफ्तर नहीं बना पाई है। बिल्कुल। वही सेक्टर 6 में जहां था शुरू में, उसको एक्सपेंड करते चले गए जैसे तैसे कर करा के। और तीसरा सबसे बड़ा है कि नोएडा के चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोई योगदान है ही नहीं। उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट का है और ना ही रेजिडेंट्स का है। अब रेजिडेंट्स का स्टेक ज्यादा हो गया इंडस्ट्री से, क्योंकि रेजिडेंट्स अब कहीं ज्यादा हो गए और इंडस्ट्री मतलब उतनी है, थोड़ी बहुत ही जिसको कहिए वो है, पर कोई योगदान नहीं। जितनी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं बोर्ड जो है वो अपने ले लेता है, बाद में उसके ऊपर अगर वो डिसीजन सही नहीं होते उसके ऊपर फिर दुनिया भर के संघर्ष चलते हैं, वो करता है। ये मुझे ये समझ में नहीं आता, किसी भी टाउनशिप को चलाने में, करने में अगर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाए जिसके अंदर हर सेक्टर से उसका रिप्रेजेंटेशन हो, तो मेरे हिसाब से तो विकास कहीं ज्यादा अच्छा हो। आपने रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे काबिल समझा इससे कुछ योगदान देने के लिए। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे जाने माने उद्योगपति राकेश अग्निहोत्री जी को, कि कैसे उन्होंने नोएडा में अपना कदम रखा, किस तरह उन्होंने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया, और बड़े दिलचस्प किस्से उन्होंने सुनाए कि किन संघर्षों के कारण उन्होंने झेला और उन्होंने सरकार से मिलकर कैसे समाधान कराया। बड़ा दिलचस्प पहलू बताया कि मुंबई की मीटिंग में उन्होंने जो 50 रुपए का फार्म था उसको 5,000 रुपए तक की एग्जम्पशन दिलवाई। बहुत रोचक इंटरव्यू रहा है, और इस तरह के और अन्य शहर में रहने वाले उद्यमी और नागरिकों के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।